हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम वंस अगेन। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट और फाइन होंगे। बच्चा पार्टी आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 और उसके आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे एक्सरसाइज 9.1 में, इसे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। लास्ट वाले वीडियो में मैंने तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 तक सिखाया था सॉल्व करना। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है ना, तो खास करके तुम 10th वाला क्वेश्चन जरूर देख लेना, क्योंकि ये जो 10th वाले क्वेश्चन है इसमें मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, जहाँ पर हम इक्वेशन बना करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले के क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जा रहे थे, लेकिन कई बार जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में, वहाँ पर इक्वेशन बनता है। तो वो चीज़ें मैंने 10th वाले क्वेश्चन में सिखाई है, तो वो जरूर से जरूर देख लेना। उस वीडियो का लिंक तुम्हें ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। फिलहाल हम 11th वाले क्वेश्चन को बनाएंगे, जो कि कुछ कुछ उसी तरीके से बनेगा, थोड़ा सिमिलर है, बाकी डायग्राम वगैरह अलग है, लेकिन यहाँ पर भी वही टाइप का कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि एक टीवी का टावर है जो कि एक बैंक ऑफ कैनल के बगल में मतलब बना हुआ है। यहाँ पर मान लो कैनल है, उसके बगल में हमारा एक टीवी का टावर है। अब हमसे कह रहा है कि इस कैनल के अपोजिट साइड में हमारे पास एक पॉइंट है, और उस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द टावर पर ना, वो 60 डिग्री का बन रहा है। इस वाले पॉइंट से एंगल ऊपर में जो बन रहा है वो 60 डिग्री का बन गया। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट ऑन द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। लंबा चौड़ा देखो लिखा है, बस टाइम बर्बाद करने के लिए सिंपल सा काम बोल रहा है कि इसी पॉइंट से सीधा 20 मीटर आगे जाइए, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है, और इस पॉइंट से जब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टावर के ऊपर में तो 30 डिग्री का बन रहा है। और ये भी हमने डिस्कस किया है कि यहाँ पर पास से देखते हैं तो ज़्यादा बनता है, दूर से देखते हैं तो कम एंगल बनता है। इस सारी चीज़ें हमने पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ था। और अच्छी बात यह है कि इस वाले क्वेश्चन में हमें डायग्राम दे दिया है, तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ समझने में, है ना। यहाँ पर डायरेक्ट आप लोगों को समझ में आ गया, नहीं तो मुझे अलग से डायग्राम बना करके समझाना पड़ता है हर बार। तो इस बार ये वाला काम मेरा आसान कर दिया इस क्वेश्चन ने। हमसे बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल, यानी कि ये वाला आपको टावर का हाइट पता करना है, मतलब कि ए बी का लेंथ पता करना है, और कैनल का विड्थ यानी कि ये जो बी सी है ना, इसका भी तुम लोगों को लेंथ पता करना है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट निकालना है। कैसे निकलेगा, चलो दम दिमाग लगा करके इसको सॉल्व करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो देखो कुछ इस तरीके का हमें डायग्राम दिया हुआ है बुक में, वही डायग्राम मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट मार लिया, बस टावर को मैंने अच्छे से नहीं बनाया है, ए बी नाम का लाइन बना दिया है। तुम्हें भी ऐसे ही करना है एग्जाम में, डायग्राम बनाने के चक्कर में टाइम वेस्ट मत करना, इस तरीके से डायग्राम बनाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस ए बी का लेंथ निकालना है और इस बी सी का भी लेंथ निकालना है। तो जैसे हमने पिछले 10th वाले क्वेश्चन में किया था ना, हाइट को हमने यहाँ पर एच से रिप्रेजेंट कर लिया था, और इधर वाला जो साइड था यानी बीच में जो हमारा पॉइंट का निकालना था हम लोगों को डिस्टेंस, उसको हमने एक्स माना था, तो यहाँ पर भी हम एक्स मान लेते हैं। अगर तुम ऐसे नहीं मानोगे तो तुम डायरेक्ट ए बी और बी सी लिख करके भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बार बार लिखना पड़ता है, उसमें टाइम वेस्ट होता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। उससे बचना है तो तुम ऐसे इसको लिख दो जल्दी से कि लेट ए बी जो हमें दिया हुआ है उसको हमने एच मान लिया, एच मीटर यानी कि, और जो हमारे पास बी सी दिया हुआ है उसको हमने एक्स मीटर मान लिया। ठीक है, ओके, इतना समझ में आ गया। बस इतना सा छोटा सा हमने काम किया और कुछ नहीं किया। अब सिंपल से काम से तुम शुरू करोगे इक्वेशन बनाने वाला, जो पिछले बार भी तुमने बनाया था। तुम्हें देखो निकालना है ये वाला साइड ना, तो तुम क्या करो, पहले तो ये इस वाले ट्रायंगल को पकड़ो, ये जो ट्रायंगल ए बी सी है उस ट्रायंगल को पकड़ो। देखो यहाँ पर क्या बनता है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी देखना तुम्हारा एक इक्वेशन बनेगा। हमें पता है tan 60 डिग्री का अगर हम यूज़ करते हैं, और tan का यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 10 डिग्री इसके सामने वाला हमको यहाँ पर परपेंडिकुलर निकालना ही निकालना है और बेस भी निकालना है। तो हमें परपेंडिकुलर और बेस का अगर जरूरत है तो ये दोनों हमारे 10 में आते हैं, कॉट में भी आते हैं, उल्टा होता है, तो मुझे 10 का यूज़ करना ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर हम लोग tan 60 डिग्री इक्वल टू लिख देंगे ए बी यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाई में बी सी यानी कि बेस। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, ए बी के बदले में h लिख दो, बी सी के बदले में x लिख दो। पिछले बार जैसे इक्वेशन बनाया था वैसे यहाँ पर भी बना लो, x को उठा करके इधर फेंक देंगे तो हमारा h का जो यानी कि वैल्यू बन जाएगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा x √3। ठीक है, सेम टू सेम पिछले बार जैसे बना था वैसे ही हमारे पास एक इक्वेशन यहाँ पर बन गया, h जो है इतने मीटर का होगा, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम लोग दूसरा इक्वेशन कहाँ से बनाएंगे, तो इस कंप्लीट वाले ट्रायंगल से, जो ट्रायंगल ए बी डी है। अब हम इस ट्रायंगल का अगर यूज़ करें तो देखो क्या होगा, तो इन ट्रायंगल ए बी डी के अंदर हम लगाते हैं अगर tan 30 डिग्री, तो ये इक्वल हो जाएगा ए बी यानी कि परपेंडिकुलर, और डिवाइड बाई में हमारे पास आ जाएगा बी डी यानी कि बेस। ठीक है, tan 30 डिग्री हमारा 1 बाई में √3 होता है। पिछले क्वेश्चन में मैंने गड़बड़ किया था, मुझे अच्छे से याद है, यहाँ पर भी √3 लिख दिया था और इसके बदले में भी √3 लिख दिया था, तो बाद में सही कर लिया तो बच गए थे हम लोग। तो ये हमारा h हो जाएगा, और बी डी के बदले में ध्यान से देखो, जो बी डी है वो दो चीज़ों से मिल करके बना है, एक तो ये 20 सेंटीमीटर से और एक तो ये x वाले से, है ना, इन दोनों से मिल करके ही पूरा बी डी बना है। तो हम बी डी के बदले में यहाँ पर 20 प्लस में x ऐसे लिख सकते हैं।
ओके जी। अब क्या करें, इसको उठा करके इधर फेंक दो, तो तुम्हारा h का फॉर्म फिर से बन जाएगा, यानी कि h इक्वल टू आ जाएगा, ये यहाँ पर जाकर के न्यूमरेटर में हो जाएगा, तो 20 प्लस में x और डिवाइड बाई में √3 हो जाएगा। ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 2। और हमें पता है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में क्या सिमिलरिटी है कि लेफ्ट वाला पार्ट इक्वल है, और अगर लेफ्ट वाला पार्ट इक्वल है तो राइट वाला पार्ट भी इक्वल होगा। यही तो हमने सीखा है अभी तक। तो सिंपल सा काम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन इन, नहीं फ्रॉम ऐसे लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और 2 से हमारा राइट वाला पार्ट इक्वल हो गया, यानी कि x√3 इज इक्वल टू 20 प्लस में x और डिवाइड बाई में हमारे √3 के। सबसे पहला काम इस √3 को इधर उठा करके ले आते हैं, तो यहाँ पर डिवाइड में यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई होगा, √3 और √3 मिल करके 3 बना लेंगे, तो इधर हमारा 3x हो जाएगा, इक्वल उधर हमारे पास 20 प्लस में x बचेगा। इस x को इधर ले आओ तो उधर प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, तो ये 2x हो जाएगा, और इक्वल के उस साइड में 20 आ गया। यहाँ से x की वैल्यू हमारी 10 मीटर निकल करके आ गई। इसका मतलब ये हुआ जो कैनल है, लेंथ ऑफ द कैनल जो है ना वो हमारा 10 मीटर का है। ठीक है, जो लेंथ की विड्थ है, सॉरी कैनल की जो विड्थ है, जो चौड़ाई है वो 10 मीटर है। ये हम लोगों को पता चल गया, इसका लेंथ पता चल गया। अब h का लेंथ निकालना है तो वो किसी भी इक्वेशन का यूज़ करके निकाल सकते हो। हम इक्वेशन 1 का यूज़ करेंगे क्योंकि छोटा है, इसमें भी निकल जाएगा लेकिन इससे टाइम लग जाएगा ज़्यादा। तो हम यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 का अगर यूज़ करें तो h इक्वल टू हो जाएगा x और फिर रूट में 3 है, तो x के बदले में हमारा 10 और फिर रूट में 3, और तो कुछ कर ही नहीं सकते इसको अब सॉल्व, तो बस इतना ही मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि जो हमारा ये है क्या था भाई, ये टावर था ना, तो जो टावर का लेंथ होगा वो हो जाएगा 10 और रूट में 3 मीटर का। तो ये बन गया हमारा फाइनल क्वेश्चन, यानी कि पहला क्वेश्चन हमारा 11th नंबर का इस वीडियो का कंप्लीट होता है। कोनो दिक्कत हो किसी भी बच्चे को तो डाउट अपना डिस्कस कर सकते हो। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया टेलीग्राम का, वहाँ पर जाकर के डिस्कस करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि वहाँ पर तुम्हें अपने क्लासमेट्स बहुत सारे मिल जाएंगे। क्लास 10th के वहाँ पर हज़ारों बच्चे हैं। तो टेलीग्राम में तुम जाकर के या तो ऑफिशियल MD सर हमारा जो टेलीग्राम पेज है वो सर्च कर लो, या तो तुम डिस्क्रिप्शन से भी जाकर के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो 11th वाला कंप्लीट सेम टू सेम 10th की तरह बन गया। अब बढ़ते हैं 12th वाले क्वेश्चन के पास। ओके, फाइनली ये पहला क्वेश्चन हम लोगों को मिलने वाला है क्वेश्चन नंबर 12 में, जहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन का भी बात किया गया है। वैसे तो मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन सेम होते हैं, अलग अलग नहीं है। दोनों एक्चुअल में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इसलिए इक्वल होते हैं। बाकी कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, अभी तुम लोगों को इस क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। देखो, बोल रही रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है 7 मीटर का, उसके टॉप में यानी कि उसके छत में बैठ करके अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हैं टॉप ऑफ अ केबल टावर पे, तो वो 60 डिग्री बनता है। यानी कि बिल्डिंग है छोटा सा, बिल्डिंग के बगल में बड़ा सा टावर है, तो बिल्डिंग के ऊपर से हम टावर के ऊपर में देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ठीक है, तो वही एंगल ऑफ एलिवेशन हमसे बोला गया 60 डिग्री का है। और उसी बिल्डिंग के छत में से हम लोग जब नीचे देखते हैं फुट में किसके फुट में, टावर के पैर में अगर देखते हैं नीचे में, यानी कि तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 45 डिग्री का। डिटरमाइन दी हाइट ऑफ द टावर, आपको टावर का जो हाइट है ये पता करना है। बहुत निहायत ही ईजी क्वेश्चन है ये। लग रहा है ना तुम्हें मुश्किल, बहुत ईजी पीजिए। चलो समझाता हूँ कैसे बने। तो देखो, यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है, जिसमें तुम लोगों को AB जो है बिल्डिंग दिया हुआ है और CD यहाँ पर ये टावर है। और जैसे पहले वाले क्वेश्चंस बने हैं ना, वैसे यहाँ पर भी हम बनाएंगे, बस ट्विस्ट क्या है वो देखना। थोड़ा सा बस अलग बनेगा डायग्राम, लेकिन बाकी जो तरीका है वो सेम टू सेम रहेगा। मैंने चीज़ों को यहाँ पर लिख भी लिया है। हमसे बोला गया है कि बिल्डिंग के ऊपर से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, कहाँ पर, तो टावर के ऊपर में। तो मैं यहाँ पर बिल्डिंग के ऊपर से एंगल ऑफ एलिवेशन जब बनाऊंगा तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। और मैंने तुम्हें बताया भी है कि सबसे पहले जहाँ से भी एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वहाँ से एक सीधी लाइन एकदम सामने की तरफ बना लेना। ये इस तरीके से एक लाइन पहले तुम ड्रॉ कर लेना, तो ये होगा तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन, और यही तुम्हें बताया गया है 60 डिग्री का है। अब दूसरा हमसे ये कहा गया है कि इसी बिल्डिंग के टॉप से जब हम टावर के फुट पर देख रहे हैं, यानी कि यहाँ पॉइंट D पर जब देख रहे हैं ना, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। देखो कैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो समझ लो। यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारा डायग्राम बनेगा। ये वाला एंगल जो है ना, ये एंगल, ये आँखें हैं, समझ लो एक तरह से कि ये आँख है, और आँख से तुम क्या कर रहे हो, नीचे की तरफ देख रहे हो, तो पहले सीधी लाइन, और जब नीचे देखेंगे तो ये जो एंगल बनेगा इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, और यही हमें 45 डिग्री का दिया हुआ है। अब तुम बोलोगे सर फिर पहले वाले क्वेश्चन की तरह ये कैसे बनेगा, इसमें तो थोड़ा दूसरा टाइप का डायग्राम हो गया, इधर ट्रायंगल दिख रहा है। तुम इस ट्रायंगल का यूज़ ही मत करो ना मेरे भाई, तुम इस वाले ट्रायंगल का यूज़ करो, क्योंकि हमें पता है ये वाली जो हमने लाइन ड्रॉ की है ना, ये इसके हमेशा पैरेलल ही होती है। ये ध्यान रखना, हमारा ये जो हमने ड्रॉ किया है, मान लो इसका नाम मैं यहाँ पर पॉइंट E रख देता हूँ, तो जो AE है वो BD के पैरेलल है।
और ये भैया ट्रांसवर्सल का काम कर रहे हैं। तो हमने सीखा ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जेड वाले जो एंगल होते हैं, तो अगर यहाँ पर 45 है ना बेटा, तो ये भी हमारा 45 डिग्री का होगा। तो हम क्या करेंगे, इस वाले एंगल का यूज़ करेंगे नीचे से। बाकी तुम इसका भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि इसका यूज़ नहीं किया जा सकता। हम एंगल ऑफ डिप्रेशन में केवल एंगल ऑफ एलिवेशन बना करके ही यूज़ करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो राइट एंगल है यहाँ पर भी बन रहा है 90 डिग्री का, तो हम इस ट्रायंगल का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन तुम लोगों को, क्योंकि मैं बार बार एकदम बेसिक बच्चों की तरह सिखा रहा हूँ और नीचे वाला ही ट्रायंगल हम यूज़ कर रहे हैं जो सामने में दिख रहा है, तो ये तुम लोग इसको सीख लो, ये बहुत काम आता है कि जो हमारा यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वही यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। अब अगर ए बी का लेंथ हमें 7 मीटर दिया बेटा ना, तो जो डी ई होगा वो भी 7 मीटर होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं, तो इसलिए ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ए बी डी जो होता है ना वो एक पैरेललोग्राम हो जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपस में इक्वल रहेगा। हमें इतना लेंथ तो पता चल गया कि ये हमारा 7 है। अब हमें पता करना है ये वाला। अगर हमें ये पार्ट पता चल जाए तो टोटल हमारा सी डी का लेंथ निकल जाएगा, यानी कि टावर का लेंथ निकल जाएगा। तो ये वाला पार्ट निकालने के लिए तुम इस वाले ट्रायंगल को देखो, जो ट्रायंगल ए ई सी नाम का ऊपर में ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में अगर किसी तरीके से हम ए ई का लेंथ निकाल लें, तो फिर यहाँ पर हम लोग वही टेन थीटा का यूज़ करके ये वाला लेंथ निकाल सकते हैं आराम से। तो अब बोलोगे सर इसका लेंथ कैसे निकाला जाए, तो उसके लिए हम ना इसका लेंथ निकालेंगे ही नहीं, हम इसका लेंथ निकालेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि ये एक पैरेललोग्राम हो जाता है, तो अपोजिट साइड यहाँ पर आपस में पैरेलल और इक्वल रहते हैं, तो ए ई और बी डी हमारे दोनों इक्वल हैं, तो तुम बी डी निकाल लो इस वाले ट्रायंगल का यूज़ करके। अगर बी डी निकल गया तो ए ई निकल जाएगा, ए ई निकल गया तो सी निकल जाएगा, फिर हमारा टावर का लेंथ निकल जाएगा। बस इतना ही सा काम है यहाँ पर, समझ में आ गया। तो ये तुम लोगों को करना है। तो इसको लिखेंगे कैसे, तुम इस तरीके से लिख सकते हो कि हमारे पास जो ए ई और बी डी है वो पैरेलल है, ए ई जो है वो पैरेलल है बी डी के, और साथ ही साथ दोनों आपस में इक्वल भी है ना। और उसके अलावा जो हमारा ए बी और डी ई है वो भी पैरेलल है, ए बी एंड डी ई जो है वो भी आपस में पैरेलल है, इसलिए दोनों आपस में इक्वल भी होंगे। जो हमारा ए ई होगा वो इक्वल होगा बी डी के एंड डी, और उसके अलावा जो हमारा ए बी है वो इक्वल होगा डी ई के। तो ये चीज़ें तुम यहाँ पर लिख सकते हो शुरू में ही, इससे टीचर बहुत खुश हो जाएंगे कि बच्चे ने एक एक चीज़ लिखा है। अब हम लोग पकड़ेंगे इस वाले राइट ट्रायंगल को, तो यहाँ पर तुम लिखो इन ट्रायंगल ए बी डी। जो हमारा ट्रायंगल ए बी डी है उसमें ये 45 डिग्री का एंगल बना है, हम tan 45 का यूज़ करने वाले हैं। tan का यूज़ क्यों कर रहे हैं बच्चा, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हमें बेस निकालना है। तो ये हो जाएगा tan 45 इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई में बी डी, ठीक है। तो tan 45 हमारा 1 होता है, ए बी का लेंथ 7 है ना, ए बी का लेंथ हमारे पास 7 है, और जो बी डी है ये हमारे पास कितना हो जाएगा, इसी का तो हमें लेंथ निकालना है। तो बी डी को जब हम इधर लेकर के आएंगे तो इसका भी लेंथ 7 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में निकल जाएगा, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है। तो यहाँ से तुम्हारा बी डी जो है ना बेटा वो निकल करके आ गया 7 मीटर। क्लियर, इसको डब्बे में क्लोज कर दो। अगर बी डी 7 मीटर है तो ए ई भी 7 मीटर होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए जो ए ई होगा वो भी हमारा 7 मीटर होगा, क्योंकि हमने पहले इस चीज़ को लिख दिया है। ओके, तो ये वाला साइड हमारा 7 मीटर का हो गया। इस वाले ट्रायंगल का एक साइड हमें पता चल गया, नहीं बेस पता चल गया, अब हमें परपेंडिकुलर निकालना है। तो यहाँ पर लिखो इन ट्रायंगल, हमारे पास जो ट्रायंगल ए सी ई नाम का ट्रायंगल है उस ट्रायंगल में हम लगाएंगे अगर tan 60 डिग्री, तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर यानी कि सी ई, और डिवाइड बाई में बेस यानी कि ए ई हो जाएगा। tan 60 हमारा √3 होता है, इक्वल के उस साइड में सी ई का ही तो लेंथ फाइंड करना है, और नीचे में जो ए ई है वो हमारा 7 आ गया है। 7 को √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 7 √3 हो जाएगा, यानी कि ट्रांसफर करोगे तो सी ई का जो लेंथ निकल करके आ गया वो 7 √3 निकल करके आ गया। बस आंसर निकल करके आ गया। अब करना ही क्या है तुम लोगों को, कुछ नहीं करना, सिंपल से बस लिखो इसलिए जो लेंथ होगा हमारा टावर का, लेंथ ऑफ टावर जिसे हम लोगों ने सी डी लिखा है वो दो पार्ट से मिलकर के बन रहा है। एक तो हमारे पास सी ई है ऊपर में, और उसमें नीचे में हमारे पास डी ई है। तो हम सी ई और डी को अगर आपस में प्लस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। सी ई हमने कितना निकाला 7 √3 निकाला, डी ई हमने कितना निकाला है, तो डी ई हमारे पास ये वाला पहले से ही 7 है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 7, और ये हो जाएगा हमारा 7 में 7 कॉमन, तो बचेगा √3 और प्लस में 1, तो 7 और ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर इज द लेंथ ऑफ टावर। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से बच्चों तुम्हें एंगल ऑफ डिप्रेशन वाले क्वेश्चन को बनाना है। ये कोई खतरनाक क्वेश्चन नहीं होता है, बहुत ईजी पीजी होता है। बस तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो यहाँ पर बनता है वही यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 12th नंबर का भी क्वेश्चन कंप्लीट, ईजी पीजी सा क्वेश्चन। चलो अब जो अगला क्वेश्चन है 13th वाला उसे सॉल्व करते हैं।
13th वाले क्वेश्चन में जाने से पहले ना मैं उन बच्चों को जो बच्चे महंगे महंगे बुक्स नहीं ले पाते उन्हें एक सीक्रेट बुक के बारे में बताना चाहूँगा। बच्चा पार्टी ये मैंने एक बुक बनाया है क्लास 10th के बच्चों के लिए, जो कि मैथ्स के पूरे ऊपर डेडिकेटेड बुक है। इसमें तुम लोगों को एकदम नोट्स मिलेंगे, PYQs हैं, एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन है, वर्कशीट दिया हुआ चैप्टर के बाद, माइंड मैप है और बेस्ट सैम्पल पेपर है। तो अगर तुम सिर्फ और सिर्फ NCERT के भरोसे हो तो मत रहो, क्योंकि NCERT में बहुत कम क्वेश्चन हैं और बहुत अलग टाइप के यानी कि ईजी टाइप के क्वेश्चन हैं। हमें हार्ड लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो कि 2025 के बोर्ड एग्जाम में भी आया था लास्ट ईयर। बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन आए थे और बहुत सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की भी तैयारी करनी है हम लोगों को। तो इस बुक में मैंने वो सारी चीज़ें तुम लोगों के लिए डाल दी है और ये बुक तुम्हें बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिलने वाला है। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने का कि भैया बहुत महंगा बुक होगा, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर प्राइस तो मैंने दिखाने के लिए डाल दिया है, क्योंकि बहुत सारे बुक पब्लिकेशन वाले ना मुझे परेशान कर रहे थे कि सर आप बहुत कम में बच्चों को नहीं दे सकते, नहीं तो हमारा बुक कोई नहीं लेगा। लेकिन फिर भी मैंने ये प्राइस बस दिखाने के लिए रखा है। तुम इसे अमेजन पे चेक कर लो जाकर के, तुम्हें बहुत अफोर्डेबल यानी जो दिख रहा है ना उससे आधा से भी कम में तुम लोगों को ये बुक मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से जाकर के अमेजन से बुक तुम लोग ले सकते हो। बहुत लिमिटेड स्टॉक में मैंने बनाया है और उन बच्चों के लिए खास करके जो बच्चे बहुत महंगे बुक्स नहीं ले सकते। और इसमें वो सारी चीज़ें हैं बच्चों जो तुम्हारे वो महंगे महंगे बुक्स में रहती है ना, उससे बेहतरीन मैंने बनाया है। और इसका तुम्हें विड्थ भी देखोगे ना पर्याप्त है, यानी कि बहुत ज़्यादा मोटा बुक मैंने नहीं बनाया है, नहीं तो बच्चे लोग देख करके डर जाते हैं। ये एकदम क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट बुक है और परफेक्ट बुक है, जिसमें फालतू के कुछ क्वेश्चंस नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जो PYQs में आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। उन क्वेश्चंस को मैंने मस्त अरेंज करके 1 मार्क्स से क्वेश्चन, 2 मार्क्स से क्वेश्चन, अलग अलग टाइप की चीज़ों को बना दिया है। उसमें तुम लोगों को ट्रैकर व्रैकर सब मिलेगा, तुम अपनी पढ़ाई को ट्रैक भी कर सकते हो। तो बहुत तगड़ा बुक है, जल्दी से जा करके ले लो, नहीं तो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। तो बाद में मुझे मत बोलना कमेंट कर करके कि सर आउट ऑफ स्टॉक करवा दिए, मैं कुछ नहीं करवाया हूँ। देखो बहुत मस्त मस्त लेवल के क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, तो चलो ये वाला बुक मैंने बता दिया। अब चलते हैं 13th वाले क्वेश्चन के पास। जो हमारा 13th वाला क्वेश्चन है इसमें हमसे कहा गया है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाइट लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो जैसे ये टावर है ना, कुछ इसी तरीके का लाइट हाउस होता है, तुम लोग जानते ही हो। तो लाइट हाउस के ऊपर बैठ करके कोई आदमी नीचे देख रहा है समुद्र में। समुद्र में ना 2 शिप हैं, तो मान लेते हैं ये पॉइंट सी जो है वो एक शिप है और पॉइंट डी पर भी एक शिप है। हमसे ऐसे बोला गया है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, यानी कि वही बात बोल रहा है कि दोनों एकदम सीधाई पर है, एक ही साइड पे लाइट हाउस के। तो मान लो ये लाइट हाउस है, यहाँ पर हमारा एक शिप है जिसका नाम सी है और दूसरा जो शिप है उसका नाम डी है। तो ऊपर से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ना दोनों शिप पर, वो हमारा बन रहा है 30 और 45 डिग्री का। तो जो दूर में एंगल होगा वो हमारा बड़ा होगा, जो पास में शिप होगा वहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा, सॉरी दूर वाला जो होगा छोटा होगा और पास वाला हमारा एंगल जो होगा बड़ा होगा। ये मैं तुम्हें ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा। और जैसे कि मैंने बताया कि जैसे ऊपर में एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है ना बेटा, वैसे ही नीचे में एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो तुम लोगों को जैसे यहाँ पर दिख रहा है ना एंगल दिख रहा है 30 और 45, सेम ऐसी मैं एक डायग्राम बनाऊंगा। यहाँ पर बस ये जो 60 दिख रहा है इसके बदले में वहाँ पर 45 लिख दूंगा और बाकी हम वहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन भी शो करेंगे, ऐसा नहीं कि डायग्राम में शो नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें हैं इसमें। और हमसे बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, यानी कि आपको दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो लग रहा है ना खतरनाक कि कैसे बताएंगे दो शिप का डिस्टेंस बीच का, एकदम ईजी पीजी सॉल्व होगा। चलो कॉपी में समझा दूँ तुम्हें। तो देखो बच्चों कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा। यहाँ पर इस वाले लाइट हाउस का नाम हम ए बी रख देंगे, इधर एक हमारे पास शिप है सी और इधर एक पॉइंट है हमारे पास डी, जो कि हमारे दोनों शिप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे तुम लोगों को वहाँ पर डायग्राम दिया था ना क्वेश्चन नंबर 11th या 10th वाले में, सेम वैसे ही मैंने यहाँ पर डायग्राम बना लिया है। अब हमसे कह रहा है ना इस बार चेंजेस क्या है कि हमारा ऊपर में नीचे देखने पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, यानी कि यहाँ पर हमें एंगल बनाना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे छोटा सा, और उस कंस्ट्रक्शन का काम क्या रहता है, पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करते हैं। जो नीचे वाला हमारा बी डी है ना, हम यहाँ पर उसी से पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इसको लिखना भी पड़ेगा कि सबसे पहले ड्रॉ हमने क्या किया, ए यहाँ पर ए बी सी डी हो गया तो इसका नाम ई रख देता हूँ मैं। तो हमने यहाँ पर ए ई ड्रॉ किया है बच्चों, और वो पैरेलल है किसके पैरेलल है, तो बी डी के पैरेलल है। ठीक है, अब इससे होगा क्या, अब तुम देखते जाओ यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है। सबसे पहले पॉइंट ए से मैं पॉइंट सी के बीच में एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बना करके दिखाता हूँ तुम लोगों को। देखो जब मैं ए से सी को ज्वाइन करूँगा ना, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये कितने डिग्री का है, तो देखो मैंने तुम लोग पहले ही बताया जितने पास से हम देखते हैं ऊपर उतना ही बड़ा एंगल बनता है। तो दो एंगल है हमारे पास, एक 30 का एक 45 का, बड़ा वाला कौन है 45 है, यानी कि ये जो एंगल है हमारा ये 45 डिग्री का है। ओके, और इसी पॉइंट ए से जब तुम डी के पास जाओगे ना, यानी दूर में जब तुम देखोगे, यानी दूसरे वाले शिप को देखोगे, तो यहाँ पर देखो ये कंप्लीट एंगल हमारा 45 का था, ध्यान रखना। अब ये वाला पार्ट है ना, पहले जो मैंने एंगल बनाया था वो यहाँ से यहाँ तक, ये जो ए सी वाला लाइन है उस तक ये टच हो रहा था, और अभी जो मैं एंगल बना रहा हूँ ये हमारा यहाँ से ए डी वाले लाइन पर टच हो रहा है, और ये एंगल है 30 डिग्री का।
अब तुम देखो कि हमारे पास अगर ऊपर में एंगल बने हुए हैं ना, तो सेम टू सेम यहाँ पर भी एंगल बनेंगे। जैसे अगर ये वाला एंगल यहाँ पर 45 का है, तो ये वाला भी 45 का होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल हो जाते हैं हमारे अल्टरनेट इंटीरियर की वजह से। वैसे अगर ये 30 का है, तो यहाँ पर भी 30 डिग्री का होगा। तो बताया था मैंने, सेम टू सेम वैसी डायग्राम बनेगा। हमें लाइट हाउस की जो हाइट है वो 75 मीटर दी हुई है। हमसे क्या कह रहा है कि सी से डी के बीच का डिस्टेंस बताइए। तो अगर हम सी से डी के बीच का डिस्टेंस अगर हम लोगों को निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर से बी से सी का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और पूरा जो बी डी है इसका डिस्टेंस निकालेंगे। तो बी डी में से फिर हम बी सी को माइनस करेंगे, तो सी डी निकल कर क्या आ जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले ये बी सी का ही जो लेंथ है ना वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर तुम इसको लिखोगे भी कि हमारे पास जो गिवन है एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो इसके इक्वल होगा। तो इसको लिखोगे कि जो हमारा एंगल ई ए सी है, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बना हुआ था एंगल ई ए सी, वो इक्वल होगा हमारे बी सी ए के। एंगल बी सी ए के इक्वल होगा, और दोनों हमारे 45 डिग्री के होंगे। रीजन में लिखेंगे हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और उसी तरीके से सेम टू सेम हमारा जो यहाँ पर 30 ई ए डी नाम का एंगल बना हुआ है, तो एंगल ई ए डी इक्वल होगा हमारे इस एंगल के जिसका नाम बी डी ए है। एंगल बी डी ए के इक्वल होगा, और दोनों हमारे 30 डिग्री के होंगे, और इसमें सेम टू सेम रीजन हो जाएगा। ओके, पहले ये चीज़ लिख लेने का। अब यहाँ पर जो पहले हम लोग काम करते थे वही काम करेंगे, इस ट्रायंगल को पकड़ेंगे। तो यहाँ लिखो इन ट्रायंगल ए बी सी, जो हमारा राइट ट्रायंगल ए बी सी है उसके अंदर हम लोग 10 45 डिग्री अगर लगाते हैं, तो ये इक्वल हो जाएगा हमारे परपेंडिकुलर यानी कि ए बी, और डिवाइड बाई में बेस यानी कि बी सी के। इसका वैल्यू 1 होता है। ए बी हमें 75 दिया हुआ है, नीचे में आ गया बी सी, और इस बी सी को अगर अपन इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये 1 से मल्टीप्लाई होकर के हमारा 75 मीटर इसका वैल्यू निकल करके आ जाएगा। तो बी से सी तक का जो डिस्टेंस बचा वो 75 है ना, यहाँ से यहाँ तक हमारा 75 है। अब हमें क्या निकालना है, बी डी का लेंथ निकालना है। तो उसके लिए पूरा ए बी डी नाम का जो बड़ा सा ट्रायंगल है हम इसका यूज़ करेंगे। तो लिखो यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी डी। तो ए बी डी के अंदर हम फिर से 10 का ही यूज़ करने वाले हैं, 10 30 डिग्रीज बार यूज़ करेंगे। इक्वल को साइड में परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा, और डिवाइड में जो बेस इस बार हमारा बी डी है वो बन जाएगा। 10 30 डिग्री 1 बाई में √3 होता है, तो ये हो जाएगा 1 बाई में √3। ए बी हमारा फिर से 75, और डिवाइड बाई में हमारे पास बी डी आ गया। बी डी का लेंथ निकालना है, इसको इधर ले जाओ, √3 को इधर ले आओ, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो यहाँ से बी डी का जो लेंथ है वो निकल करके आ जाएगा 75√3 मीटर्स। ये बन गया हमारे बी डी का लेंथ। हमें निकालना क्या था, सी से डी तक का डिस्टेंस निकालना था ना। तो यहाँ पर अब लिखोगे डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, ठीक है। इसलिए जो डिस्टेंस होगा दोनों शिप के बीच में, बिटवीन टू शिप, आर जो डिस्टेंस है हमारा वो क्या है, वो हमारा सी डी है, ठीक है। ये सी हमारा एक शिप है और डी हमारा एक शिप है, यहाँ पर हमने इसको मेंशन भी कर दिया था। तो उनके बीच का डिस्टेंस सी डी होगा, और सी डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे बी डी में से माइनस कर देंगे बी सी को। बी डी कितना है, 75√3 है। बी सी कितना है, वो 75 है। दोनों में से 75 कॉमन ले लिया, तो ये √3 माइनस में 1 आ गया। तो इतना ही मीटर जो होगा वो दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस होगा। खेल खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का भी। इसी तरीके से बनाना है तुम लोगों को सारे क्वेश्चन। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में एक नंबर भी कट नहीं होना चाहिए, बता दे रहा हूँ मैं। 2025 के एग्जाम में ना इसी टॉपिक से एक केस स्टडी बेस्ड 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो वो स्टैचू है ना गुजरात में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ था। बहुत मजेदार क्वेश्चन था, वो भी मैंने अपनी बुक में उसको भी रखा है, शामिल किया है। तो वो भी तुम्हें जरूर प्रैक्टिस कर लेना। तो ये 13th वाला क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं जो 14th नंबर का क्वेश्चन है उसके पास। सो 14th वाला जो क्वेश्चन है बड़े इंटरेस्टिंग है और इजी पीजी ये भी है, तुम्हारा इसका भी आसानी से आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन में बस गड़बड़ नहीं करना है तुम्हें। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल spot at a balloon moving with the wind in the horizontal line at the height of 88.2 मीटर from the ground। यानी कि एक बच्ची है जिसका जो हाइट है ना वो 1.2 मीटर है। देखो यहाँ पर दो डायग्राम दिख रहा है, हो सकता है बच्ची अपने पापा के साथ या मम्मी के साथ घूमने गई हो पार्क में, तो वो बलून को उड़ते हुए देख रही है। ये दो अलग अलग बलून नहीं है ना, एक ही बलून है, ध्यान रखना। यानी कि अलग अलग है क्या, पहले देख लेता हूँ भाई, मैंने भी पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, हो सकता है उड़ के वहाँ तक गया हो। द एंगल ऑफ एलिवेशन बलून फ्रॉम द आइज टू गर्ल इंस्टेंट 60 डिग्री आफ्टर। हाँ वही एक ही बलून है, वही बलून है कि हमारे पास जब लड़की ने इस बलून को देखा ना, तो पास से जब देखा, यानी कि यहाँ पर खड़ी थी, पास में बलून दिख रहा है, तो ये कितना डिग्री का बना, 60 डिग्री का बड़ा सा एंगल बन गया, क्योंकि सर उठा करके उसको देखना पड़ा। फिर थोड़ी देर के बाद बलून थोड़े दूर में चला गया जब उड़ करके, तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना वो 30 डिग्री का बना।
और हमसे ये भी बताया गया है कि ज़मीन से ये बलून जो है ना, ये टोटल जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक का वो 88.2 मीटर है। ये भी ध्यान रखना कि ज़मीन से बलून का हाइट 88.2 मीटर है और ज़मीन से इस बच्ची की आंखों का जो हाइट है वो 1.2 मीटर है। तो उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, बताऊंगा कैसे करेंगे। अभी पहले इसको क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। हमसे कहा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, यानी कि इस समय जो यहाँ से यहाँ तक जब बलून पहुँचा है ना, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, हमें इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताना है। लग रहा है ना खतरनाक है? नहीं है खतरनाक, बस ये जो यहाँ पर दिया हुआ है ना थोड़ा सा लड़की का हाइट ऊपर में, उसको ही बस हटाना है। चलो मैं तुम लोगों को समझाता हूँ कैसे बनेगा। तो देखो, इसका डायग्राम बनाने भी तुम लोग सीखते जाओ, साथ ही साथ में मैंने क्या क्या किया है वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर जो बलून थे ना, 2 बलून बना लिए। बलून जो हमारा सेकंड वाला पार्ट में था, यानी कि जब वो थोड़ा आगे चला गया था लड़की से थोड़ा दूर में, तो वो उसका मैंने टोटल यहाँ ज़मीन से लेकर के यहाँ तक का टोटल हाइट ये बना लिया। ये जो लाइन है ना, ये पूरा जब बलून से लेकर के जो ग्राउंड है उसकी है लाइन, ठीक है, पूरा कंप्लीट ऊपर से नीचे तक, जो कि हमें दिया हुआ था कितना, तो पूरा बताया गया था 88.2 मीटर। तो वही है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। यहाँ पर लड़की है, लड़की पहले इस वाले बलून को देख रही है और यही बलून आगे चला गया तो लड़की यहाँ से वहाँ भी देखेगी। तो पहले वाला जो बलून है, जब पहले कंडीशन में, जब पहले टाइम पे जो बलून उसने देखा, तो उस कंडीशन में एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 60 डिग्री का बन रहा था, यानी ये वाला जो एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री का है, ठीक है। और फिर इसी बच्ची ने जब दूसरे जगह पर थोड़ी देर बाद देखा, तो उस कंडीशन में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना, ये वाला एंगल, ये एंगल हमारा 30 डिग्री का बन रहा है। तो ये कितने डिग्री का है भाई? ये है 30 डिग्री का। और ये वाला जो एंगल है ये यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये हमारा 60 डिग्री का, ध्यान रखना। ओके, ये वाला बस इतना पार्ट नहीं ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री का है। ऐसे ही लिखाना पड़ेगा, ऐसे ही लिखना पड़ेगा, उसका कोई तरीका नहीं दूसरा लिखने का। अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी निकालनी है ना। तो यहाँ पर तुम लोग सबसे पहला काम तो ये करो, ट्रायंगल बनाओ। पहला तो देखो एक ट्रायंगल बन गया, लड़की की आंखों से ये सीधा एक ट्रायंगल बन गया। इस ये वाला जो पॉइंट है ये ट्रायंगल में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इससे एक सीधी लाइन नीचे बना देंगे ग्राउंड तक, ठीक है। एक ऐसी एकदम सीधी परपेंडिकुलर लाइन बना देंगे जो सीधे ग्राउंड तक चली जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर, या फिर तुम यहाँ तक भी बना सकते हो, जरूरी नहीं तुम ग्राउंड तक ही बनाओ, हमें तो बस मेन ट्रायंगल का जरूरत है। तो ये वाला एक ट्रायंगल मिल गया। अब हमें बताना था इससे इसकी दूरी, तो इससे इसकी दूरी डायरेक्ट नहीं निकलेगी, तो कौन सी दूरी डायरेक्ट निकलेगी, अब वो समझ लो। सबसे पहले तो इनको भी मैं मिला करके एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अभी तुम्हें धीरे धीरे समझ में आएगा, चिंता ना करो। अभी एक ही बार में तुम टेंशन मत आ जाना कि सर बहुत सारे डायग्राम बना रहे हो, हम लोग कैसे कैसे करेंगे। तो मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने जो जो चीज़ें बुक में दी हुई थी, क्वेश्चन में दिया हुआ था वही किया है। बस एक नया काम ये कर दिया कि यहाँ से यहाँ तक का एक लाइन ज्वाइन कर दिया। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये जो लड़की की आंखों से जहाँ पर से पॉइंट ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये पॉइंट हमारा ए है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद हमारे पास ये वाला जो हमारा पॉइंट है ज़मीन का, जहाँ से हम बलून को ऊपर देख रहे हैं, इस वाले पॉइंट का नाम तुम बी रख सकते हो। ये जो बलून है इसका नाम तुम सी रख दो। इस वाले बलून का नाम, यानी कि यहाँ पर जब बलून था तो इस वाले पॉइंट का नाम तुम डी रख दो। बलून का नाम तो एक ही कुछ होगा, हमको वो नाम लिखने की जरूरत नहीं है, हमें मेन पॉइंट से मतलब है। तो सी और डी हमने नाम रख दिया। अब उसके बाद हमारा देखो ये तो एक ट्रायंगल बन गया, ए बी सी नाम का ट्रायंगल बन गया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसका और इसका, यानी कि ये वाला जो हमारा ट्रायंगल है ना, छोटा वाला ट्रायंगल, उसमें भी तो 3 पॉइंट चाहिए ना, तो यहाँ पर भी एक पॉइंट आ रहा है, तो इस वाले पॉइंट का भी कुछ नाम रख देंगे। जैसे इस पॉइंट का नाम मैं फिलहाल ई रख देता हूँ। तो अब होगा क्या पता है बच्चों, तुम ना बाकी डायग्राम को थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग से हटाओ, तुम बस यहाँ से नीचे वाला चीज़ को हटा दो, ये जो नीचे वाला डब्बा बना हुआ है इसको हटाओ। तुम बस ये देखो कि अगर मैं किसी तरीके से इस पॉइंट ई से लेकर के बी तक का डिस्टेंस निकाल लूँ, अगर मैं इस ई बी का डिस्टेंस निकाल लूँ, तो जितना ई बी है ना उतना ही सी डी भी है, जो इतना ई बी है उतना ही सी डी भी है। जैसे हमारा पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट चला था पिछले क्वेश्चन में, सेम वैसे यहाँ पर चलेगा। तो हमें ई बी निकालना है, और ई बी डायरेक्ट नहीं निकलेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ए बी निकालेंगे, और जब ए बी निकल जाएगा तो हम निकालेंगे ए ई, और फिर पूरे ए बी में से इस ए को माइनस कर देंगे, तो मेरा ई बी निकल कर क्या जाएगा, और जब ये निकल जाएगा तो ये निकल जाएगा। तो अब आते हैं कि भाई हम यहाँ से ए बी कैसे निकालें। ए बी निकालने के लिए ट्रायंगल ए बी सी का यूज़ करना पड़ेगा। ये जो ट्रायंगल है इसमें हमारे पास यहाँ पर राइट एंगल है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर है, ये बेस है। इस वाले ट्रायंगल में हमारा जो एंगल है वो 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है, बेस निकालना है। अगर परपेंडिकुलर का हमें हाइट पता हो तो हम इसको निकाल सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि हमें ये यहाँ से यहाँ तक का हाइट नहीं दिया हुआ है, हमें सी से लेकर के पूरा नीचे तक का हाइट दिया हुआ है। मान लो इस वाले पॉइंट का नाम मैं एफ रख देता हूँ जो ग्राउंड है, या फिर जी रख देता हूँ, ये जी फॉर ग्राउंड हो जाएगा। तो ये जो सी जी है ना, हमें इसका हाइट दिया हुआ है टोटल 88.2 मीटर। तो यहाँ पर गिवन में मैं लिख भी देता हूँ, गिवन में कि हमें दिया क्या है भाई, हमें सी जी का जो लेंथ है वो दिया हुआ है 88.2 मीटर। ओके, बाकी एंगल ऑफ एलिवेशन वगैरह भी तुम लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो।
अब मैं क्या करने वाला हूँ कि इस पूरे CG में से इस BG को माइनस करूँगा, ये वाला पार्ट को हटा दूंगा, तो मेरा ये BC का लेंथ निकल करके आ जाएगा। तुम बोलोगे सर ये BG कितना है, तो वही तो हमें पहले बताया गया था, जितनी लड़की की हाइट है ना बेटा 1 पॉइंट में 2 मीटर, वही यहाँ पर भी होगा हमारा 1 पॉइंट में 2 मीटर। समझ में आया? यहाँ पर मैं इस वाले का नाम रख देता हूँ पॉइंट F। तो जितना AF है उतना ही हमारा BG है। यहाँ पर कितना है भाई, जितना AF है उतना ही हमारा BG का लेंथ भी होगा, और दोनों हमारे 1.2 मीटर के होंगे। और हमें अगर BC निकालना है तो BC के लेंथ के लिए हम पूरे CG में से माइनस कर देंगे BG को। तो CG हमारा 88 पॉइंट में 2 दिया था, उसमें से हम 1 पॉइंट में 2 माइनस करेंगे तो हमारा 87 निकल करके आ जाएगा BC का लेंथ। और यही है सबसे जरूरी पार्ट इस वाले क्वेश्चन का। अगर तुम यहाँ तक पहुँच गया, अगर तुमने डायग्राम बना करके ये पार्ट निकाल लिया ना बेटा, तो तुम्हारा पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सेम इसी टाइप का कॉन्सेप्ट यूज हुआ था इस साल 2025 के बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था ना, सेम ऐसे ही कॉन्सेप्ट का यूज हुआ था जो मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। केस स्टडी बेस्ड 5 मार्क्स का क्वेश्चन था वो वाला। तो ये इतना काम हो गया, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं इसके आगे, अब बस हम लोग सिंपल से जो काम पहले सीखे हैं ना वही करने वाले हैं। हम पकड़ेंगे ट्रायंगल को, तो इन ट्रायंगल ABC, जो हमारा ट्रायंगल ABC है, अगर उसमें मैं tan 30 डिग्री लगा दूं तो वो हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई में बेस। इस बार परपेंडिकुलर BC है, डिवाइड बाई बेस हमारा AB है। tan 30 यानी कि 1 बाई में √3 हो जाएगा। BC का लेंथ 87 है और AB का लेंथ हमें पता नहीं है, वही तो हमें फाइंड करना है। AB इधर ले जाओ, इसको √3 को उधर फेंक दो, तो AB का लेंथ निकल करके आ जाएगा 87, और हमारे पास 87, और ये उधर जाकर के √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इतना मीटर हमारा AB का लेंथ निकल करके आ गया, यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब हम निकालेंगे AE का लेंथ। हमें फाइंड फाइनली करना क्या है, BE करना है ना, हमें फाइंड BE करना है। अगर BE निकल गया तो CD निकल गया, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो अब हम AE का लेंथ निकालने के लिए फिर एक ट्रायंगल को पकड़ेंगे, तो इन ट्रायंगल AED, ठीक है, जो छोटा वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में 60 डिग्री का एंगल बना है, और हमारे पास जितना BC का लेंथ है उतना ही DE का भी लेंथ है। ये भी ध्यान रखियो कि जो BC है और जो DE है वो आपस में इक्वल है। इसको तुम यहाँ पर लिख भी सकते हो कि भैया जो हमने BC निकाला था वही इक्वल होगा DE के, और दोनों हमारे 87 मीटर के होंगे। तो यहाँ से हमारे पास इस वाले ट्रायंगल के अंदर अगर हम tan 60 डिग्री का यूज़ करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा DE यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाई में AE यानी कि बेस। ये हो गया हमारे पास √3 इक्वल के उस साइड में, इसका लेंथ हमारा 87 है, डिवाइड बाई में AE आ गया, इस AE को इधर ट्रांसफर कर दो, तो AE इक्वल टू हो जाएगा 87 डिवाइड बाई में √3। ये निकल करके आ गया इतना मीटर EE का लेंथ। हमारा EB निकल गया, AE निकल गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो BE निकल जाएगा। तो कहाँ पर कर दूँ, यहाँ पर मैं ऊपर में कर दूँ क्या, यहीं पे बगल में साफ साफ तुम लोगों को दिखेगा भी। नाउ हमें फाइंड करना है BE, और BE के लिए हमें करना पड़ेगा पूरे AB में से माइनस AE को। तो AB का लेंथ हमने निकाला था कितना, 87 और √3 निकाला था, उसमें से माइनस करेंगे 87 डिवाइड बाई में √3 को। अब यहाँ पर देखो दोनों के पास 87 है ना, कॉमन ले लो, टेंशन मत पालना पूरा पूरा इसको सॉल्व करने का। डायरेक्ट मैं तुम लोगों को शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर √3 बचेगा, 87 हमने बाहर ले लिया तो उसके बदले में 1 लिखेंगे और डिवाइड बाई में √3 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करना ज़्यादा आसान है, सिंपली इसका ऐसे मल्टीप्लाई और ऊपर में माइनस कर दो, तो ये हो गया 87। उसके बाद √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा, ऊपर में 1 माइनस में है, और फिर नीचे में √3 उतर जाएगा। तो ये बन गया आप लोगों का 87, और मल्टीप्लाई बाई में 2 डिवाइड बाई में √3 आ रहा है। ठीक है, तुम चाहो तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, लेकिन उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को पता है डिनोमिनेटर में इरेशनल आई है, तो अब हम लोगों को रेशनलाइज करनी पड़ेगा। तो चलो इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 87 मल्टीप्लाई बाई में 2 डिवाइड बाई में √3, और इसी तरीके से हम ऊपर में √3 और नीचे में √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 87 मल्टीप्लाई बाई में 2, और फिर मल्टीप्लाई बाई में √3 ऊपर आ गया, और नीचे में ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के 3 बना लेंगे। 3 से हम 87 को कट कर सकते हैं कितने टाइम पे, देखो 2 टाइम पे हमारा हो जाएगा, फिर 2 आगे जाएगा तो 9 टाइम पे हमारा, यानी 29 टाइम पे 87 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। फिर 29 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 58 आ जाता है। तो हमारे पास जो BE का लेंथ निकल करके आ रहा है वो आ रहा है 58 और रूट में 3 मीटर। और हमें पता है कि जो BE है वो इक्वल है CD के। B किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। तो दोनों हमारा 58 रूट में 3 मीटर होगा, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द बलून, डिस्टेंस कवर बाय बलून, डिस्टेंस कवर बाय बलून इज 58 रूट में 3 मीटर्स। तो इस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करना था। है ये भी सिंपल सा क्वेश्चन, जो काम तुम लोगों ने पहले किया है वही हमने किया, बस थोड़ा सा ये शुरू वाला जो पार्ट 1 हमने बनाया, जो पहला स्टेप बनाया है, उसके लिए डायग्राम को तुम्हें समझना पड़ेगा।
थोड़ा सा बस डायग्राम में चेंज किया गया, अदरवाइज जो कैलकुलेशन वगैरह है सारी चीज़ें जो पहले हमने की थी कुछ सेम ऐसी तरीके से बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन 15th नंबर का है तुम्हारी इस वाली बुक में, चलो उसे भी समझा देता हूँ। तो 15th वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि एक स्ट्रेट हाईवे है जो कि टावर के फुट से होकर के गुजर रहा है, यानी कि एक टावर बना हुआ है, उसके बगल में एक रोड है। सिंपल लैंग्वेज में समझते जाओ, एक टावर है, बगल में एक रोड है। अब एक आदमी जो है ना फालतू में बैठा हुआ है, टाइम पास कर रहा है। अब आजकल तो तुम लोग टाइम पास करते हो मोबाइल से, मैं भी करता हूँ मोबाइल से। पहले के लोग क्या करते थे, देखो ये पहले का आदमी है, ये क्या कर रहा है, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व अ कार, मस्त ऊपर में बैठ करके नीचे में कार लोग को देख रहे जाते हुए, कार लवर होगा। एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, यानी कि मान ले यहाँ पर आदमी बैठा हुआ है टावर के ऊपर, उसने कार को देखा, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना यहाँ से वो 30 डिग्री बना। तो तुमने अब तक तो समझ ही लिया पिछले क्वेश्चन को सॉल्व करके कि यहाँ से यहाँ अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 का है तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी 30 का होगा नीचे से ऊपर। तो ये यहाँ पर हो रहा है। अब हमसे बोला गया क्या कि विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, यानी कि वो जो कार है ना वो यहाँ से आगे बढ़ करके टावर की तरफ ही बढ़ रही है। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ रही है टावर की तरफ। तो हो ये रहा है कि 6 सेकेंड के बाद, थोड़े समय के बाद क्या हुआ, थोड़े समय मतलब कि कितना सेकेंड, 6 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। आहा, सेम टू सेम यही डायग्राम बनेगा, एकदम मजा आ गया। क्या हुआ ना कि जब कार यहाँ पर थी तो वहाँ पर से एंगल ऑफ हमारा जो ऊपर से नीचे तक एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था वो 30 डिग्री का बन रहा था, मतलब कि नीचे से ऊपर भी 30 डिग्री का बनेगा। अब जब कार यहाँ से यहाँ तक चली गई, टावर की तरफ थोड़ी देर में आगे बढ़ गई, 6 सेकेंड लगा उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, टोटल जो टाइम लगा वो 6 सेकेंड लगा। तो उस कंडीशन में हमारे पास अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ऊपर से नीचे वो 60 डिग्री का बन रहा है, यानी कि नीचे से ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन भी 60 डिग्री का ही बनेगा। बस सेम टू सेम ऐसी डायग्राम, एकदम पूरा का पूरा कॉपी। अब हमसे कहा गया फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी कि अब इस वाले पॉइंट से कार को पहुंचना है यहाँ तक, सी से पहुंचना है बी तक, तो हमें बताना है कि उसे कितना समय लगेगा। यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में हमें 6 सेकेंड का समय बताया गया है ना, तो हमें पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना सेकेंड का समय लगेगा। तो डायरेक्ट देखो इसमें तुम्हारा टाइम यहाँ पर से नहीं निकलेगा, तुम्हें करना क्या पड़ेगा पता है, तुम्हें इनका और इनका आपस में कनेक्शन देखना पड़ेगा कि ये वाला जो हमारा डिस्टेंस कवर किया इस कार ने 6 सेकेंड में, ये वाला डिस्टेंस और इस वाले डिस्टेंस का आखिर रिलेशन क्या है। और जब तुम्हें वो मिल जाएगा ना तो तुम्हें टाइम भी पता चल जाएगा। चलो मैं बताता हूँ कैसे बनेगा क्वेश्चन। तो देखो कुछ इस तरीके का बनेगा डायग्राम। यहाँ पर ए बी हमारा टावर है जिसमें आदमी बैठा हुआ है। ऊपर से जब इस कार को देखा, जब पॉइंट डी में कार था तो 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था। तो यहाँ पर अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 का बना है तो ये भी 30 का होगा, क्योंकि दोनों अल्टरनेट इंटीरियर होते हैं, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। उसी तरीके से जब ऊपर से वो कार को देखता है, यहाँ पर 6 सेकेंड के बाद यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना समय लगा है, 6 सेकेंड का समय लगा है। तो 6 सेकेंड के बाद वो क्या देखता है कि कार यहाँ पर पहुँच गया। अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा बन रहा है टोटल ये वाला, वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो अगर ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का होगा, अल्टरनेट इंटीरियर होने की वजह से। अब हमसे पूछा गया है कि सी से लेकर के बी तक, यानी कि इस पॉइंट से लेकर के टावर के फुट तक पहुँचने में इस कार को कितना समय लगेगा। कैसे निकालेंगे, चलो समझते जाओ जल्दी से। सबसे पहले ना हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को पकड़ते हैं, जो ट्रायंगल ए बी सी है इसको पकड़ो। इन ट्रायंगल ए बी सी, जो ट्रायंगल हमारा ए बी सी है उसके अंदर हम यूज़ करते हैं अगर टेन थीटा का, टेन अगर हम 60 डिग्री लगाते हैं तो ये केवल हो जाएगा ए बी डिवाइड बाई में बी सी के, ठीक है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस के। टेन 60 डिग्री क्या होता है भाई, हमारा √3 होता है। तो √3 इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए बी और डिवाइड बाई में आ जाएगा बी सी। अब यहाँ से ना ही हमें ए बी का लेंथ पता है ना ही बी सी का लेंथ पता है, तो हम काहे टेन का यूज़ किए, इसलिए किए क्योंकि जो ए बी है ना वो इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। ध्यान से रखना कि हमने यहाँ पर टेन का यूज इसलिए किया है, भले हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं दिया है, हमें बेस निकालना है, लेकिन हम लोग यहाँ पर ये जानते हैं कि जो ए बी वाला साइड है ये दोनों ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। तो हम लोग वहाँ पर उसके कॉमन उसको क्या कर सकते हैं, कॉमन की तरह यूज़ कर सकते हैं। देखो कुछ इस तरीके से बी सी को अगर मैं इधर आऊँगा तो इसको इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से जो ए बी का लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, बी सी और √3 हो जाएगा। इसे तुम इस तरीके से बस इक्वेशन नंबर 1 नाम देकर के छोड़ दो और इसमें कुछ नहीं करना है। सेम टू सेम काम तुम्हें करना है दूसरे वाले ट्रायंगल के साथ। कौन से ट्रायंगल के साथ, तो जो बड़ा ट्रायंगल हमारा ए बी डी है इस वाले ट्रायंगल में। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, जो ट्रायंगल हमारा ए बी डी है, अगर हम उसमें ध्यान से देखें तो उसमें भी अगर हम टेन 30 डिग्री का यूज़ करते हैं बच्चों, तो ये भी हमारा ए बी और डिवाइड बाई में हमारे पास बी डी हो जाएगा। टेन 30 डिग्री बोले तो 1 डिवाइड बाई में √3 इक्वल की उस साइड में ए बी का हमें लेंथ पता नहीं है, डिवाइड बाई में बी डी का लेंथ हमें पता है नहीं, बी डी को इधर ले आओगे तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा बी डी डिवाइड बाई में √3, या फिर मैं इसको उल्टा करके भी लिख सकता हूँ कि ए बी इक्वल टू बी डी डिवाइड बाई में √3। दोनों हमने इक्वेशन जो बनाए वो ए बी के फॉर्म में बनाया ना।
अब यहाँ से हम ए बी को कॉमन ले सकते हैं। कॉमन का मतलब है कि अगर लेफ्ट वाला पार्ट इक्वल है तो राइट वाला भी तो इक्वल होगा ना। तो यहाँ पर से तुम अब इसको ऐसे लिखोगे, देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 से हमारा क्या हो रहा है भाई, लेफ्ट वाला पार्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगा, यानी कि बी सी रूट में 3 जो है ना वो इक्वल है बी डी डिवाइड बाई में रूट 3 के। इस रूट 3 को इधर ले आएंगे तो यहाँ डिवाइड में इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट थ्री का मल्टीप्लाई होगा तो 3 बन जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 3BC इक्वल टू में BD। अब तुम्हें करना क्या पता है, तुम्हें ना चीज़ों को कनेक्ट करना है। यानी कि देखो हमारे पास BC इक्वल टू BD आ गया ना, हमें BD का जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पर से इस BC का और CD का जरूरत है, क्योंकि हमें इसका टाइम दिया हुआ है, हमें इसका टाइम बताना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो BD है इसको तोड़ देते हैं, BD को 2 पार्ट में तोड़ दो, BC प्लस CD लिख दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3BC इक्वल में BC प्लस में CD। ठीक है, इसके बदले में ये लिखा जा सकता है। अब इसको अगर मैं इधर ले आऊँ तो ये हो जाएगा 3BC माइनस में 1BC इक्वल के उस साइड में हमारा CD आ गया, तो ये हो गया 2BC इज इक्वल टू CD। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि जो BC है ना वो क्या है भाई, सॉरी जो CD है हमारे पास, जो ये CD है वो BC का जस्ट डबल है, या इसको हम लोग इस तरीके से उल्टा करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें BC का लेंथ वो करना, टाइम पता करना है। तो BC इक्वल टू हो जाएगा CD डिवाइड बाई में 2। ठीक है ना, अगर हमें BC का लेंथ जानना है तो ये जो BC है ना ये CD का हाफ है। CD डिवाइड बाई 2 का मतलब क्या होता है, CD डिवाइड बाई 2 का मतलब होता है हाफ। ओके, अब तुम देखो यहाँ से हम लोग टाइम कैसे निकालेंगे, बिना टाइम डिस्टेंस का कुछ फॉर्मूला नहीं लगाना है तुम लोगों को इस क्वेश्चन में। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर टाइम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। तुम यहाँ पर डायरेक्ट लिखोगे कि टाइम टेकन टू कवर CD, यानी कि C से D तक का जो टाइम कवर हुआ था वो लगा था 6 सेकेंड का। ठीक है, 6 सेकेंड का लगा था। तो जो टाइम लगेगा भैया, इसलिए जो टाइम लगेगा, टाइम टेकन टू कवर CD डिवाइड बाई 2, यानी कि CD को अगर कवर करने में 6 सेकेंड लग रहा है तो CD का अगर आधा को हम लोगों को कवर करना हो तो कितना टाइम लगेगा। तुम ही सोचो ना कि एक डिस्टेंस को कवर करने में मान लो 10 मिनट का समय लग रहा है, तो उस डिस्टेंस के आधा को कवर करने में कितना लगेगा, हाफ को कवर करने में कितना लगेगा। अगर पहले 10 सेकेंड लग रहा था तो अब 5 सेकेंड लगेगा। तो उसी तरीके से CD में अगर 6 सेकेंड लग रहा था तो CD का अगर आधा हमें कवर करना है तो 6 का भी आधा करना पड़ेगा, यानी कि 3 सेकेंड का समय निकल करके आ जाएगा। यानी CD का आधा जो हम लोग कवर करेंगे तो 3 सेकेंड में कवर करेंगे। और ये जो B से C तक का डिस्टेंस है वो CD का आधा ही तो है। इसका मतलब जो कार को कवर करने में लगेगा टाइम टेकन बाई कार टू कवर BC को कवर करने में कितना समय लगेगा, 3 सेकेंड का समय लगेगा। BC का मतलब क्या है, यानी कि इस वाले पॉइंट से टावर के फुट तक पहुंचने में उसे 3 सेकेंड का समय लगेगा। एक छोटा सा स्टेटमेंट बना करके यहाँ पर वो भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 15 खत्म होता है। मुझे उम्मीद है तुम लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से डिटेल में समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बचा हो तो तुम लोग टेलीग्राम पे आकर के डिस्कस कर सकते हो। मेरे बुक में मेरा पर्सनल नंबर भी दिया हुआ है, यानी कि व्हाट्सअप नंबर, उसमें भी तुम डिस्कस कर सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन भी खुला हुआ है, तुम कमेंट में जाकर के भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो। हम मिलेंगे बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगला जो वीडियो रहेगा उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर सारे वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, सब कुछ तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। और हाँ, जो मैंने बुक दिखाया है ना, बहुत तगड़ा बुक है, जल्दी से सारे बच्चे ऑर्डर कर दो, नहीं तो बहुत जल्द वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।